हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द अमेरिकन कांग्रेस सीनेट। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन या तृतीय सदन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विधायिनी शक्तियों को कांग्रेस को देता है। कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाने के अनेक कारण थे। अमेरिकी संविधान में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है उसके कई कारण हैं। पहला है, जॉन एडम्स की राय में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाने का सर्वप्रथम कारण पुरानी औपनिवेशिक प्रणाली के प्रति आसक्ति है। उपनिवेश काल में भी अधिकतर राज्यों में इसी प्रणाली का अनुकरण किया गया था। यानी अमेरिका जब उपनिवेश था तो उसके अधिकतर राज्यों में इसी प्रणाली का अनुकरण किया गया था। पेंसिल्वानिया और जॉर्जिया को छोड़कर सभी राज्यों के संविधान में इसी तरह की व्यवस्था थी। दूसरी ओर राज्यमंडल की एक सदनात्मक व्यवस्था असंतोषजनक और असफल रही थी। यानी अमेरिका ने जब स्वतंत्रता के बाद राज्यमंडल बनाया था तो उसमें एक सदनात्मक व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन वो असफल रही थी। इसीलिए इन्होंने बाद में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया। दूसरा है, अधिकांश प्रतिनिधि ये मानते थे कि प्रतिनिधि सभा यानी कि कांग्रेस का जो प्रथम सदन है वो कांग्रेस की लोकप्रिय शाखा थी और बहुमत के शासन का द्योतक थी, जिसके कारण प्रजातांत्रिक प्रमत्तता से देश को खतरा था। यानी कि उसे बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी, यानी जनाधार प्राप्त था, तो उससे भी वो निरंकुश हो सकती थी। तीसरा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना था। यानी उस समय अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों में जो असंतुलन था उसको संतुलित करने के लिए भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया था। आर्थिक क्षेत्र में उत्तर के राज्य उद्योग प्रधान थे और दक्षिण के राज्य कृषि प्रधान थे। दोनों के विरोधी हितों के बीच संतुलन आवश्यक था। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में हम देखें तो उत्तर के राज्य बड़े तथा घनी आबादी वाले थे और दक्षिण के राज्य छोटे तथा कम आबादी वाले। इसीलिए उत्तर के राज्य ये चाहते थे कि आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, जबकि दक्षिणी राज्य क्षेत्रफल या आबादी को बिना ध्यान में रखे समान प्रतिनिधित्व रखना चाहते थे। तो प्रतिनिधि सभा ने उत्तरवासियों की और सीनेट ने दक्षिण वासियों की इच्छा की पूर्ति की। यानी प्रतिनिधि सभा में तो आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अधिकतर सदस्य अनुदारवादी तथा धनिक वर्ग के थे और प्रजातंत्र से उनके निहित स्वार्थों को भी खतरा दिखाई पड़ रहा था। इसलिए भी वो चाहते थे कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो एक विशेष अर्थात उच्च वर्ग की रक्षा कर सके। इस रूप में सीनेट का उदय हुआ। इस प्रकार सीनेट श्रमिक वर्ग से भय का परिणाम था और उच्च वर्ग के पक्ष में एक राजनीतिक पासा भी था। इसके अलावा अमेरिका में क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए सीनेट का निर्माण राज्यों की स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिकता की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों ने अपनी सार्वभौमिकता का अंशतः त्याग किया था। यानी कई राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया था, तो उनको ये लगता था कि कहीं केंद्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए उनका अस्तित्व भविष्य में तभी कायम रह सकता था जब संघ सरकार की शक्ति के प्रयोग में उन्हें भाग लेने का अवसर मिले। इसलिए सीनेट जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यों की स्वतंत्रता और उनकी सार्वभौमिकता की रक्षा भी करती है। अब हम देखते हैं कि सीनेट संयुक्त राज्य का द्वितीय या उच्च सदन है। यह राज्यों का सदन माना जाता है
प्रत्येक राज्य सीनेट को 2 सदस्य भेजता है। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया था, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेटर्स की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सदस्यों के लिए योग्यताएं। सीनेट के सदस्यों के लिए योग्यताएं हैं कि वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता है। जैसे मान लो कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं, तो वो उसी राज्य के निवासी होने चाहिए। अलास्का के हैं तो वो उसी राज्य के निवासी होने चाहिए। वो कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निवास करता हो। इसके अलावा जो सदस्यों का चुनाव है वो किस प्रकार होता है। शुरू में यानी प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो ये व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इसमें अनेक दोष उत्पन्न होने लगे। कुछ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद इतने उग्र थे कि वे अनेक बार किसी सदस्य को सीनेट के लिए नहीं चुन सके। इसके अतिरिक्त सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि जो धनिक वर्ग था वो छोटे राज्यों के विधान मंडल के सदस्यों को अपने प्रभाव में लेकर के अपने मनपसंद के सीनेट सदस्यों को भेजने लगे थे। तो इसीलिए 1912 में ही संविधान में 7वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ। तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी अवधि कितनी है। सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और इनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। इसीलिए क्या है कि इनको प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत लंबा अनुभव भी प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गणपूर्ति। सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक होती है। वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां अगर हम देखें तो सीनेट के सदस्यों को 2009 से अब तक $174,000 हर वर्ष दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के सदस्यों को वार्षिक भत्ते भी मिलते हैं जो उनके काम करने के व्यक्तिगत खर्चों को शामिल करते हैं। इसमें उनके कार्यालय, यात्रा, माल और सेवाओं के लिए खर्च शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल। कांग्रेसी और सीनेटर एक किफ़ायती देखभाल अधिनियम यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट एक्सचेंज के माध्यम से अपना बीमा खरीदते हैं। उनके प्रीमियम का 72% संघीय सब्सिडी द्वारा कवर किया जाता है। फिर वे सेवानिवृत्ति के बाद संघीय कर्मचारी स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम यानी फेडरल एम्प्लॉयज हेल्थ बेनिफिट्स प्रोग्राम के तहत आजीवन स्वास्थ्य बीमा के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यानी उनको पूरे जीवन भर स्वास्थ्य का बीमा भी प्राप्त होता है। अगर हम उनकी पेंशन देखें तो 5 साल तक सेवा देने के बाद कांग्रेस का सदस्य पेंशन के लिए पात्र होता है। उनके सेवानिवृत्ति लाभ उनकी योजना, उम्र और कांग्रेस में कितने समय तक वो उन्होंने काम किया है इस पर निर्भर करते हैं। कांग्रेस का अगर कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु में अपनी पूरी पेंशन एकत्र 62 वर्ष की आयु में अपनी पूरी पेंशन एकत्र कर सकता है, या फिर 20 वर्ष की सेवा के साथ 50 वर्ष की आयु में भी अपनी पूरी पेंशन एकत्र कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है, यानी कि डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त होती है। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य पद पर रहते हुए मर जाता है तो उसके परिवार को 1 साल के वेतन के बराबर भुगतान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क पार्किंग की सुविधा भी प्राप्त होती है। सीनेटरों के पास डीसी क्षेत्र के हवाई अड्डों में मुफ्त और आरक्षित पार्किंग की सुविधा है। उनके पास विभिन्न फ्लाइट पर्क भी हैं। अधिवेशन के बारे में अगर हम देखें तो 1933 में पारित किए गए 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन
3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित ना करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। यानी कि इसका स्थगन कब होगा ये तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है। सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई में समाप्त होता है, किंतु युद्ध या अन्य कोई संकट होता है तो ये अधिवेशन अधिक समय तक भी चल सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा भी कांग्रेस के दोनों सदनों के विशेष अधिवेशन आमंत्रित किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम सदस्य देखें तो सभापति और अन्य अधिकारी भी होते हैं इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्यवाही का संचालन लगभग पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता और पक्ष विपक्ष में मत बराबर आने पर यानी टाई पड़ने की स्थिति में ही अपने मतदान का प्रयोग करता है। इसके अलावा सीनेट को अपना एक अस्थायी सदस्य अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं जैसे बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स और लिपिक आदि। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सीनेट की कार्यविधि किस प्रकार चलती है। सीनेट अपनी कार्यविधि स्वयं बनाती है। इसकी कार्यविधि अत्यंत सरल और संक्षिप्त है। प्रत्येक विधेयक या प्रस्ताव के 3 वाचन होते हैं। विधेयक के समिति में जाने से पहले तो 2 वाचन होते हैं। तीसरा वाचन पूरे सदन की समिति में होता है। इस स्तर पर विधेयक पर वास्तविक वाद विवाद और द्वंद्व युद्ध होता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की वाद विवाद की सीमा नहीं होती। कोई सदस्य बिना किसी रुकावट के असीमित समय तक बोल सकता है और विधेयक के मार्ग में अड़ंगा लगा सकता है। सदस्यों द्वारा अपनाए गए इस साधन को फिलिबस्टरिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि किसी भी विषय पर पूर्ण वाद विवाद हो सके, लेकिन बाद में सदस्यों यानी कि जो विशेषकर अल्पमत वाले सदस्य थे उनके द्वारा इसका दुरुपयोग होने लगा और अनिश्चित समय तक अनावश्यक भाषण देकर सदन के कामकाज में रुकावट डाली जाने लगी। 1903 में सीनेटर टिलमैन घंटों तक महाकवि बायरन की कविताएं पढ़ते रहे। 1917 में 11 सीनेटरों ने मिलकर व्यापारिक जहाजों के शस्त्रीकरण विधेयक को असफल बना दिया और 1937 में दक्षिण क्षेत्र के 20 सीनेटरों ने मिलकर एंटी लिंचिंग विधेयक के विरुद्ध फिलिबस्टर का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1.5 महीने तक सीनेट कोई कार्य न कर सकी। 1953 में सीनेटर मॉरिस ने 22 घंटे 26 मिनट तक भाषण देकर इस प्रणाली को अपनाया। 1968 में जस्टिस फोर्टाज को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर कुछ सीनेटर उन्हें फिलिबस्टर की धमकी देने लगे और राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इससे पूर्व फिलिबस्टर की बुराइयों को दूर करने के लिए 1917 में एक समापन नियम बनाया गया था, जिसे 1953 में थोड़ा संशोधित किया गया था। इसमें सीनेट के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य यानी 100 में से 67 सदस्य वाद विवाद बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दें तो वाद विवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलिबस्टर पर रोक लगाने के लिए 2/3 बहुमत की प्राप्ति क्योंकि बहुत कठिन होती है, इसलिए बाद में भी फिलिबस्टर की प्रवृत्ति को अपनाया जाता रहा है। थैंक यू।